गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तो मेरा ब्लॉग नहीं हो पाया था, बट वंस अगेन दुगने जोश और एनर्जी के साथ एंड मेक दिस वीक मोर एनर्जेटिक दैन ऑलवेज, मोर प्रोडक्टिव दैन एवर। लेट्स डू इट। Starting a new day, starting a new week with more energy than ever, and starting a new chapter. And today's chapter is आज का जो चैप्टर होने वाला है, टॉपिक इज we were done with three chapter completed. Let's begin reproductive health 57. Move on fast. 57. Yeah, here it is. And if you're okay with that, let's zoom it. And here it is. It's okay now. Unable to focus it. Camera. Okay. Yeah. Now it's better. रिप्रोडक्टिव है, एंड इसमें हमारा सब टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल एमटीपी जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, एंड लास्ट में इनफर्टिलिटी की भी बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। You have learned about human reproductive system and its function in chapter 3. Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organ with normal function. कहता कि हम चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में किस तरह से काम करता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसी से हम रिलेटेड एक टॉपिक है जितनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या है। तो ये टर्म सिंपली हमें बताता है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में, कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और वो किस तरह से काम करता है। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. लेकिन बस इतना मत कर देने से कि ये एक सिंपली टर्म है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके नॉर्मल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सही नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जिसके अंतर्गत इमोशनल और जो सोशल एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन के ये भी शामिल है। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ can't escape a single line, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम गिरने में नहीं, सॉरी बुराई गिरने में नहीं, बुराई गिर के न उठने में है। लेट्स स्टार्ट।
तो WHO का फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू, अगर हम WHO की माने तो कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो WHO का पर्सपेक्टिव है कि रिप्रोडक्शन जो है इस सारे एस्पेक्ट में वेलबींग, टोटल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या फिर सोशल लेवल पे हो। देयरफॉर अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली, लेकिन पहले इससे ज़रूरी है कि हाउ फॉर व्हाट थिंग्स WHO यूज टू रिप्रेजेंट अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उन्होंने पहले बात की फिजिकल की, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। फिजिकली की बात करते हैं, इमोशनल बात करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो दीज आर द पर्सपेक्टिव जिसको यूज़ करके वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज नॉट ओनली फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन नॉर्मली, but it has physical, emotional, behavioral and social well-beings. Therefore, a society with people having physical and functional normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might is called reproductive healthy. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve? Let us examine. तो हम एग्जामिन करने वाले हैं कि भाई ये क्यों ज़रूरी हो जाता है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना, एंड क्या मेथड यूज किया जा सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, तो इसके रिगार्डिंग ये जो प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं टू अचीव अ गोल ऑफ हेल्दी reproductively healthy. India was among the first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. उससे पहले ये लिखना जरूरी होगा कि 1951 में फैमिली प्लानिंग was initiated by the Indian government. Family planning 1951. Improved programs covering wider reproduction related areas. Now it's better. Reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program RCH। और अच्छा आगे जाके पीछे तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम creating awareness among the people about various reproduction and related aspects and providing facility and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under this program। ठीक है, तो आप कहते हैं कि RCH एक प्रोग्राम है, एंड RCH का मतलब हुआ फुल फॉर्म हुआ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप RCH का फुल फॉर्म बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, आई एम ओके विद दैट। लेकिन इसका मोटो ये है, किस मोटो पे काम कर रहा होता है, ये अवेयरनेस फैला रहा है लोगों के बीच में अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में, एंड एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। ये इसके मेजर टास्क है, ये इसके मोटो है, एंड दिस और कह सकते हैं कि दिस आर द एम्बिशन ऑफ द RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड
चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उससे पहले फैमिली प्लानिंग वॉज इनिशिएटेड इन 1951। आगे बढ़ना जरूरी है और पीछे वाले चीज़ों को रिकॉल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। With the help of audio, visual, and print media, government and non-government agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction-related aspects. Parents, other other close relative, teachers, and friends also have a major role in dissemination of the above information. होता है कि जो ऊपर वाला जो इन्फॉर्मेशन था उसके डिसेमिनेशन के लिए इनमें बहुत बड़ा योगदान हो जाता है पेरेंट्स का, उधर जो क्लोजली रिलेटिव्स हैं और टीचर हैं और जो दोस्त हैं इनका। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। कहता है इसीलिए हमें ज़रूरत है सेक्स एजुकेशन को अपने स्कूलों में इंट्रोड्यूस करने की, ताकि हम अपने जो टीनेजर हैं, जो अपने यंग बच्चे हैं, उन्हें एक हम राइट इन्फॉर्मेशन और जो भी मिथ है सेक्स रिलेटेड उससे उन्हें बाहर ला सकें एंड व्हाट इज़ द रियलिटी उससे रूबरू करा सकें। Proper information about reproductive organ, adolescence and sex and related changes, safe and hygienic sexual practice and STD ads etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductive healthy life. उससे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, मतलब जब तक उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलसेंस के बारे में और क्या चेंजेज हो रहा होता है एंड व्हाट इज़ द सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STD के बारे में, एड्स के बारे में, जब तक उन्हें पता नहीं होगा दे कांट लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Educating peoples, especially fertile couple and those in the marriageable age group, about available birth control option, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and the female child, etc. एंड जो भी मैरिज मतलब शादी के उम्र के लोग हैं उन्हें हमें इसके बारे में जानकारी देना होगा, किसके बारे में कि व्हाट आर द बर्थ कंट्रोल के बारे में, कि बर्थ किस तरह से बर्थ कंट्रोल किए जा सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर के केयर के बारे में एंड पोस्टनेटल केयर के मदर के बारे में और मदर और बच्चे के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो ये हमें मैरिजेबल एज के जो लोग हैं उन्हें ये सब नॉलेज देना होगा, तभी हमें एक हेल्दी सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. और हमें एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए खुद को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है एंड इसके लिए हम कर सकते हैं एक लोगों को अवेयर करा सकते हैं उस समस्या के बारे में जो कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण होता है, भुखमरी, बेरोजगारी एंड सोशल इविल जो सामाजिक बुराई है जिसमें सेक्स एब्यूज़ हो गया या फिर सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम हो गए उनके बारे में। तो दिस शुड बी स्टॉप। Successful implementation of the various action plan to attain reproductive health require a strong infrastructural facilities. The successful implementation of the various action plan to attain reproductive health requires a strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. It is essential to provide medical assistance and care to people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraceptive, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of various techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people.
कहता है कि हमें बेटर और बेटर टेक्निक की ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने की, ताकि हम न्यू स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम लाते रहें, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, ताकि हम मोर एफिशिएंटली केयर कर सकें एंड असिस्ट कर सकें पीपल को। स्टैट्यूटरी बैन ऑन amniocentesis for safety reasons to legally check increasing menace of the female feticide, एंड जो फीमेल फिटिसाइड का जो मुख्य कारण है वो amniocentesis है, इसे बैन करने की ज़रूरत है, बिकॉज गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, बोथ हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है। तो सिर्फ बॉयज़ की एक्सपेक्ट करना दैट इज़ नॉट फेयर। हाँ, पूरा हेल्दी सोसाइटी बोथ हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं ना, हमारी छोड़े काम है कि है, सही बात है। मूविंग टू द massive child immunization are some programs that merit mention in this connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of fetus. उससे पहले कहते ये जो प्रोसीड्योर है उसका यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। रिसर्च on various reproduction related areas are encouraged and supported by government and government agency to find out new methods and to improve on the existing one. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the female, was developed by scientists at Central Drug Research Institute in Lucknow, India? Better awareness over the sex-related matters, increased number of medically assisted delivery, and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples with a small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems. etc. All indicates improved reproductive health for the society. कहता है कि सहेली एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है। न्यू ओरल यही इम्पोर्टेंट बात है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, यानी जो कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जाता है, कंट्रासेप्टिव है। ठीक है। एंड ये फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव। सेकंड थिंग इसके बारे में है कि ये इंडिया में लखनऊ में बनाया गया। ठीक है, लिखना जरूरी हो जाए, लखनऊ इन इंडिया। और कहाँ पे बनाया गया ये भी बताना जरूरी हो गया। CDRI, that is Central Drug Research Institute, if I'm not wrong. Yeah, Central Drug RESEARC, Central Drug Research Institute। ठीक है। तो इन्होंने सहेली को बनाया है, जो कि एक ओरल कंट्रासेप्टिव है। ठीक है। तो वीडियो अवेयरनेस हमें फैलाने की ज़रूरत है, सेक्स रिलेटेड जितने मैटर हो गए या फिर सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज के बारे में कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बेटर पोस्टनेटल केयर के बारे में, जिसकी वजह से मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों घट रहा है। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स, और जो छोटे फैमिली वाले लोग कपल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। बेटर डिटेक्शन एंड STD का क्योर अब संभव हो पा रहा है। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। एंड
तो ओवरऑल ये ख्याल है कि जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके इंक्रीज हो चुके हैं इनकी रिगार्डिंग फैसिलिटीज। ऑल इंडिकेट्स इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, जो कि जितने भी ऑल ये सभी मिल के इंडिकेट करते हैं इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी के बारे में। लेट्स टॉक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के और बर्थ कंट्रोल के। इन द लास्ट century an all-round development in various fields significantly improved the quality of the life of the people. However, increased health facility along with better living condition had an expressive impact on the growth of the population. कहता है कि ये जो हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हुआ और लोगों की जो कंडीशन थी, जो जीने की कंडीशन थे, वो बेटर हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो भी एक्सप्लोसिव, यानी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। द बर्थ पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 मिलियन इन 2000 में 2 बिलियन इन 1900 रॉकेट टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000। यानी जहाँ पॉपुलेशन जो था वर्ल्ड का, समझने वाली बात एंड राइट डाउन करने की बात कि 1900 में तो 1900 में पूरे दुनिया का पॉपुलेशन था 2 बिलियन, ठीक है, और 2000 मात्र आते आते ये पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गया, 2 बिलियन से 6 बिलियन, ठीक है, एंड 7.2 बिलियन इन 2011। और 2011 आते आते क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होने बेटर होते गया, लोगों की कंडीशन सुधरने लगा, ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है एक्सप्लोसिवली सच में बढ़ा। क्योंकि 1900 में जहाँ पॉपुलेशन 2 बिलियन था, 2000 में 6 बिलियन हो गया, और वहीं 2011 आते आते 7.2 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है, 7.2 बिलियन हो गया। क्योंकि मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट था या फिर इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट था, ये सभी डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लोसिवली इंक्रीज हुआ। तो ये था ग्राफ, ये था डाटा रिगार्डिंग हाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोसिवली इंक्रीज्ड। रॉक्ड, टर्म हियर इज रॉक्ड, सही बात है, रॉकेट की तरफ बिल्कुल उड़ गया। लेट्स रिकॉल देम। 2 बिलियन था 1900 में, 6 बिलियन हो गया 2011 में, नहीं सॉरी फॉर दैट, 1900 में था 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, एंड 2011 आते आते दिस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम 7.2 बिलियन। ये पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन था। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया। लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात करें तो ये भी कुछ कम नहीं ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में। अगर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी जहाँ आज़ादी के समय सिर्फ हमारा पॉपुलेशन जो देश का था वो 350 मिलियन था, रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000। वहीं 2000 आते आते ये बिलियन के पास में पहुंच चुका था एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। वहीं 2011 आते थे ये बिलियन को भी पार कर चुका था, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हो चुका था। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट as well as an increase in the number of the people in reproductive age are probable reason for this। तो कहते हैं कि इसका रीज़न क्या था कि इंडिया में इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज एक्सप्लोसिवली ग्रो होने का कारण क्या था। तो डेट वाज कि जो डेथ रेट में था वो डिक्लाइन हुआ, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR ये सब घटते गया। IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
R for red. MMR, maternal mortality rate को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब घट गया और जो नंबर था लोगों का रिप्रोडक्टिव एज में वो भी बढ़ा, जिसकी वजह से थ्रू आवर RCS program how we could bring down the population growth rate. It was only marginal according to the 2011 census report. The population growth rate was less than 2%, that is this 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing. In spite of significant progress made in this area, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth. कहते हैं जिस रेट से पॉपुलेशन आज के टाइम में बढ़ते जा रहा है, ये जो ह्यूमन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक नीड है इसे भी ये फुलफिल नहीं कर पाएगा या फिर इनकी भी कमी हो जाएगी अगर इसी रेट से ग्रोथ लोगों की जनसंख्या बढ़ते रहे तो इसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी हो जाता है एक सीरियस मेजर, एक स्टेप लेना, ताकि इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को जो कि बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ते जा रहा है रोकने की ज़रूरत है। The most important step to overcome this problem is to motivate a smaller family by using various contraceptive methods. You might have seen couple with 2 children with a slogan "हम दो हमारे दो, we two our two." Many couple, mostly the young urban working ones, have even adopted one child now. Statutory raising of the marriageable age of the female to 18 years and that of male to 21 years. An incentive given to couple with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which helps prevent unwanted pregnancy. तो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग स्टेप लिया, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया एंड कि क्या वो इसके रिगार्डिंग कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में अवेयर किया। साथ ही हम दो हमारे दो का नारा दिया, स्लोगन दिया एंड यही नहीं, बहुत सारे जो वर्किंग लोग हैं जो शहर में रहने वाले हैं वो यहाँ तक कि 1 चाइल्ड नॉर्म भी यूज़ करते हैं, एक बच्चा का। एंड जो शादी का उम्र था वो 18 इयर्स फीमेल के लिए और 21 साल मेल के लिए किया गया। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली तो जो एंड इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लेस साइड इफेक्ट। कहते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से हम क्या उम्मीदें रखते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से हमारा उम्मीद क्या होता है। पहला होता है कि वो इजीली अवेलेबल हो, यानी आसानी से जो मिल जाए, इजीली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो एंड जो इफ़ेक्टिव हो साथ ही रिवर्सिबल भी हो विथ नो और लेस साइड इफेक्ट। रिवर्सिबल हो जिसको हम पुनः दोबारा से भी यूज कर सकें, रिवर्सिबल विथ एंड उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, रिवर्सिबल विथ नो साइड इफेक्ट, नो एंड उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो ये हमारा तो एक्सपेक्टेशन होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से। इट आल्सो शुड इन अ वे no interfere with the sexual desire, drive and or the sexual act of the user. एंड ये भी एक्सपेक्ट होता है कि किसी प्रकार से जो सेक्सुअल ड्राइव या फिर सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें इंटरफेयर ना करे। A wider range of the contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories. कहते एक वाइड रेंज जो है कंट्रासेप्टिव मेथड का वो अवेलेबल है जिसको हम कई ग्रुप में बांट सकते हैं, नेमली नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर, IUDs, oral contraceptive,
इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल। तो आज मार्केट में इतना ज़्यादा कंट्रासेप्टिव है कि हम उसे अलग अलग ग्रुप में बांटे तो बहुत ज़्यादा ग्रुप हो जाएगा। कौन कौन ग्रुप में रख सकते हैं? पहला तो एक है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, इससे कहा जा सकता है ट्रेडिशनल ग्रुप, नेचुरल या ट्रेडिशनल। वहीं बैरियर ग्रुप, बैरियर आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव। सहेली, याद है ना, ओरल कंट्रासेप्टिव था जो कि लखनऊ में बनाया गया था उन CDRI द्वारा, ओरल कंट्रासेप्टिव। ये भी एक ग्रुप हो सकता है। एंड ओरल कंट्रासेप्टिव एक ग्रुप हो सकता है। इंजेक्टेबल हो सकता है एक ग्रुप, इंजेक्टेबल भी एक ग्रुप हो सकता है। इम्प्लांट एक ग्रुप हो सकता है, इम्प्लांट्स। या फिर सर्जिकल भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम, जो कि यूज किया जा सकता है कंट्रासेप्टिव के रूप में, ताकि जो एक ग्रोथ, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोसिवली बढ़ रहा है, we can able to control them. Moving on, this is also not a very big chapter. Oh my, yes, we are on, क्या बोले, we are on, अच्छा, we are अब हम गोल अचीव करने वाले हैं, 1 day 1 chapter वाला नॉर्म जो आप लोग ने अप्लाई किया था, दैट इज आवर मोटो। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी पीछे वाला जो पढ़े डिवाइस उसको करना बहुत जरूरी। एंड टुडे इज संडे, एंड आज का नॉर्म यही होगा, जितने भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें इस सप्ताह। एंड आफ्टर एवरी वीक देयर इज़ अ रिपोर्ट कार्ड। अब अपना मैं रिपोर्ट कार्ड बनाऊँगा हर सैटरडे के, उसमें बात होगा कि एक सप्ताह कैसा मेरा रहा एंड हाउ प्रोडक्टिव आई वाज, सब कुछ दिख जाएगा। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, जब जागो तभी सवेरा। लेट्स स्टार्ट न्यू जर्नी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू वे टू अचीव एम्स दिल्ली। मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है यूजिंग अ राइट स्ट्रेटजी। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को थोड़ा कम मिल पाता है, बट स्टिल यू हैव अ चांस, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बेटर तुम्हें कोई और गाइड करने वाला नहीं मिल सकता है। तुम खुद को औरों से बेटर जानते हो। लेट्स टॉक जो डिफरेंट तरीके के जो कॉन्ट्रासेप्टिव थे उसमें उसके डिटेल एक डिस्कशन कर लेते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, शांति वाला मौसम। तो पहले नेचुरल मेथड की बात करते हैं। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्वॉम मीटिंग। बहुत सिंपल मेथड है, तो सिंपल है तो यहाँ पे चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि ओरल कंट्रासेप्टिव को कि कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में ये काम कर ही जाएगा। दैट इज नेचुरल मेथड। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो ओवम और स्पर्म का मीटिंग है उस चांस को हम अवॉइड कर सकें, वो ना हो पाए। नेचुरल मेथड का यही मोटो होता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। तो ये तो नेचुरल तरीका हो गया जहाँ पे ओवम और स्पर्म को मीटिंग को अवॉइड किया जाता है। दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और यहाँ पर इस दौरान जो कपल होते हैं वो क्वाइटस को अवॉइड करते हैं एंड एक डे चलता है 10 डेज से 10 to 17 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 डेज तक के चलता है। यानी इसके बीच दे अवॉइड इंटरकोर्स, क्योंकि इसी दौरान ये जो डेट होता है इसके दौरान ओवुलेशन की एक्सपेक्टेशन होता है कि हो सकता है ओवुलेशन हो जाए। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, और यही कारण है कि इस पीरियड के दौरान जो चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी दौरान ओवुलेशन का भी चांसेस है ना।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। और यही कारण है कि ये जो 10 to 17 होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। देयरफॉर बाय वेरी हाई सॉरी फॉर दैट देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसीलिए देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। विथड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्ट एक तरीका यह भी है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि किसमें किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा है। पढ़ने का फिर नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, कम डाउन, रिलैक्स, ट्राई टू विजुअलाइज कंसेप्ट। ठीक है, नॉर्मली बी रिलैक्स, डोंट बी पैनिक। तो द विड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्ट, ये टर्म ही बता रहा है कि विड्रॉ करना यानी निकालना, या फिर क्वाइटस इंटरप्ट्स is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। तो विड्रॉयल या फिर जो क्वाइटस इंटरप्ट्स है, ये भी एक तरीका है जिससे कि जो कि कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें होता यह है कि पेनिस को वेजाइना से उससे पहले ही निकाल लिया जाता है जब इंसेमिनेशन होने वाला होता है, या फिर जब इजैकुलेशन होने वाला होता है उससे पहले ही निकाल लेते हैं। लैक्टेशनल एमोनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वहीं लैक्टेशनल एमोनोरिया जिसे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिस दौरान मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डोंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशनल फ्लोइंग पार्चुरेशन। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of the contraception are almost nil. Conception. Or this method has been reported to be effective only up to maximum period of the 6 months following parturition. As no medicine or devices are used in this method, side effects are almost nil. Chances of failure of this method are also high. कहते इससे जो पहले जो भी जितने तरीके देखे हमने, नेचुरल मेथड देखा, क्वाइटस इंटरप्ट्स देखा जिसे विथड्रॉयल मेथड कह रहे थे, लैक्टेशनल एमोनोरिया देखा, या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस देखा, इस सभी में हम किसी तरह का मेडिसिन यूज नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो डिफरेंट तरीके जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, इनका जो फेलियर का चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं लैक्टेशनल एमोनोरिया में का एक समय काल है जिसके दौरान ही ये सिर्फ इफेक्टिव होता है, एट इज 6 मंथ, जो कि 6 महीने तक का चलता है। लैक्टेशनल एमोनोरिया इस प्रिंसिपल पे काम होता है कि जो पार्चुरेशन के बाद अप टू 6 महीने तक किसी प्रकार का मेंस्ट्रुएशन, किसी तरह का साइकिल जो है ओवुलेशन में वो नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए इस महीने का इस यहाँ से यानी जो 6 महीने तक ये जो समय काल है उसका यूज किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में। इन बैरियर मेथड, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कंडोम आर बैरियर मेथड ऑफ द थिन रबर या latex sheath that are used to cover the penis in the male or the vagina and cervix in the female. Just sorry for that, यहाँ जाने से पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि जो बैरियर मेथड है एक नया टेक्निक है, कंट्रासेप्टिव का एक नया तरीका है जहाँ पे ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। एंड इसके लिए आप किसी प्रकार का बैरियर का यूज कर सकते हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर है इट इज कॉन्डम, एंड एक मेल और फीमेल दोनों के द्वारा यूज किया जा सकता है, जो कि एक बैरियर के तरीके से काम करता है, जो कि थिन रबर या लैटेक्स शीट का बना होता है, एंड जो कि जिसका यूज़ करके पेनिस को कवर कर दिया जाता है मेल में, एंड फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को इसका यूज़ करके कवर कर दिया जाता है। एंड डेट इज मेड अप ऑफ क्या, लैटेक्स और शीट, रबर और लैटेक्स शीट। ठीक है, जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द एजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। This can prevent conception. निरोध is a popular brand of condom for the male. मेल के लिए जो कॉन्डोम का जो पॉपुलर ब्रांड है डेट इज निरोध।
NIRODH, निरोध, जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का, और ये मेल के द्वारा यूज किया जाता है, मेल के लिए निरोध। Use of condom has increased in recent years due to its additional benefits of the protecting the user from contraceptive, STI and AIDS. Both the male and female condom are disposable, can be self-inserted and thereby give privacy to the user. कहता है कि इन कुछ सालों में जो कंडोम का यूज है वो बढ़ा है, क्योंकि इसका एक एडिशनल फीचर भी है, एडिशनल एक क्या बोलते हैं, एडिशनल बेनिफिट भी है कि ये जो यूज़र है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STI या फिर जो एड्स जैसी बीमारी से भी बचाने में हेल्प करता है या हेल्पफुल होता है। तो ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एंड दोनों तरीके के, चाहे मेल या फिर फीमेल कॉन्डोम, दोनों डिस्पोजेबल होता है एंड ये सेल्फ इंसर्टेड किया जा सकता है, इसलिए एक यूज़र को प्राइवेसी देता है। डायफ्राम, cervical caps and vaults are also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus। कहता है फीमेल के द्वारा डायफ्राम, cervical cap and vault का यूज किया जाता है, जो कि सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix, and ये प्रिवेंट कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं by blocking the entry of sperm की एंट्री को ब्लॉक करके through the cervix। They are reusable। Spermicidal creams, jellies and foams are also used to along with these various to increase their contraceptive efficiency। मतलब इनके ये जहाँ पर ये जो फीमेल के द्वारा जो यूज किए जाते हैं, डेट इज़ डायफ्राम या सर्विकल कैप या फिर वॉल्ट, ये रीयूजेबल है, यानी इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। एंड इस कॉन्ट्रासेप्टिव का और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया जाता है जब कुछ क्रीम या फिर जेलीज का यूज कर दिया जाता है, लाइक स्पर्मिसाइडल। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस, IUD। These devices are inserted by the doctors or expert। कहते हैं कि जो अनदर इफेक्टिव और जो पॉपुलर तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव का, उसमें IUD शामिल है। एंड इसके तो यहाँ पर प्राइवेसी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि इसे डॉक्टर ही इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे ही नहीं कोई भी अपना यूज़ कर लेगा, लाइक डैट पहले वाले जिसमें जो तरीके थे उसमें मैंने बात किया। तो यहाँ पे डॉक्टर ही इंसर्ट करते हैं या फिर कोई एक्सपर्ट नर्स है वही इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट करता है। These IUDs are presently available as non-medicated IUDs, एग्जाम्पल के लिए लिप्स लो। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो IUDs के अंतर्गत पहला तो ये हो गया नॉन मेडिकेटेड IUDs, नॉन मेडिकेटेड IUDs, जिसके अंतर्गत लिप्स लूप शामिल है, जिसमें लिप्स लूप शामिल है। अदर इज कॉपर रिलीजिंग IUDs, इसके अंतर्गत CU7 मल्टीलोड 375 शामिल है। मल्टीलोड 375 ये ऐसे हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं, ऐसे IUDs हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं। CU7 मल्टीलोड 375। वहीं नॉन मेडिकेटेड IUDs में लिप्स लूप शामिल है। कॉपर रिलीजिंग IUDs CU7 मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs। वहीं कुछ ऐसे भी IUDs हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन, LNG20 शामिल। दिन में आज की इस IUDs के अंतर्गत कौन से शामिल है, तो इसे याद करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो लेट्स रिवाइज करते हैं। नॉन मेडिकेटेड IUDs में LNG20, यार ये
ये तो पहले गलत हो गया। रिलैक्स, काम डाउन। हाँ, तो हार्मोन रिलीजिंग कौन है? LMG20। और जो कॉपर रिलीजिंग था वो CU7 मल्टीलोड 375। और वो जो नॉन मेडिकेटेड था लेप्सलो नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग CU7 मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग LMG20। Hydrogen increase phagocytosis of sperm within the uterus and the CU-ion releasing suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm। कहते जो आयोडीज है, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, वो फैगोसाइटोसिस, स्पर्म का जो फैगोसाइटोसिस होता है यूटेरस में, उसको इंक्रीज करता है। एंड CU-आयन जो रिलीज होता है वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और जो स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उससे भी डिक्रीज सप्रेस करता है। वंस अगेन कि जो CU-आयन रिलीज होता है, पहले चीज़ को वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है। सेकंड थिंग कि वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है स्पर्म का, उससे भी वो सप्रेस करता है, सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। वहीं आयोडीज कहते हैं कि ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है आयोडीज। अच्छा, तो जो कॉपर रिलीजिंग था, कॉपर रिलीजिंग मोटी, यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो जो CU-आयन रिलीजिंग हो रहा है, कॉपर रिलीजिंग करता है, वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर रहा है एंड सप्रेस कर रहा है, तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी सप्रेस कर रहा है। और जो हार्मोन रिलीजिंग था डेट इज LMG20 और प्रोजेस्टेरोन इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये हार्मोन कर रहा है तो इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करेगा। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, और सर्विक्स को स्पर्म के रिगार्डिंग होस्टाइल करेगा। ठीक है, तो सभी जो आयोडीज के अंतर्गत जो डिफरेंट तरीके हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ आयोडीज जो है वो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर रहा होता है, वहीं जो कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी या फिर उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको सप्रेस कर रहे होते हैं। वहीं जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो ये सब चीज़ें तो करते ही हैं, साथ ही इसके एक्स्ट्रा भी वो लोग काम करते हैं। एंड वो इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को अनसुटेबल कर देते हैं। साथ ही स्पर्म के जो एंड द सर्विस होस्टाइल टू स्पर्म, और जो सर्विस होता है वो स्पर्म के रिगार्डिंग होस्टाइल हो जाता है। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु प्लान टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। कहता है आयोडीज एक आइडियल तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव का ऐसे महिलाओं के लिए जो एक डिले प्रेगनेंसी चाहते हैं या फिर जो दो बच्चे के बीच में स्पेस चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। एंड इसकी विशेषता बहुत ज़्यादा जरूरी इसे बना देती है। आयोडीज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया, और वाइडली यूज्ड इन इंडिया। कहता है इंडिया में ओरल कंट्रासेप्टिव, दैट्स अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव। तो हाँ, तो ये जो कंट्रासेप्टिव का जो डिफरेंट तरीका, इन सभी में जो आयोडीज है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला कंट्रासेप्टिव है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन combination is another contraceptive method used by the female। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्मॉल डोजेज का
या फिर प्रोजेस्टेरोन का लेना या फिर प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन की कम्बिनेशन का यूज़ करना फीमेल द्वारा बहुत, दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, जो कि दवाई के रूप में, टैबलेट के रूप में यूज़ किया जाता है, एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, और इसीलिए इसे पिल्स के नाम से जाना जाता है। पिल हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रीफरली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहता है ये जो दवाई होता है, पिल्स होता है ना, ये डेली लगातार 21 दिनों तक लेना होता है, जो कि स्टार्टिंग प्रीफरली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 days होता है वहाँ से शुरू हो जाता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल अकर्स, तो 10 से 17 days था ना, तो कहता है आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, 7 दिन के गैप के बाद, इस एंड ये गैप कहाँ पे होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दौरान मेंस्ट्रुएशन अकर होता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। एंड उसके बाद फिर उसी तरीके से उसको यूज़ करना होता है, और ये तब तक यूज़ करना होता है जब तक जो फीमेल है वो कंसेप्शन चाहता है। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent and retard intracoastal। एंड ये काम किस तरीके से कर रहा होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिल्स जो है, ओवुलेशन हो गया या फिर जो इम्प्लांटेशन हो गया, इसको इनहिबिट करता है, ओवुलेशन को भी और इम्प्लांटेशन को भी। और इतना ही नहीं, ये जो सर्विकल म्यूकस का जो क्वालिटी होता है उसको भी ये अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म की एंट्री को ये प्रिवेंट करता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। यही कारण है कि महिलाओं के द्वारा अच्छी तरीके से महिलाएं इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये दवाई होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं कर सकते, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होता है। कोई भी दवाई हो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, बट कितना कम होना ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट, तो ये बात हो चुका है। सहेली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन एस्टेरॉयडल प्रिपरेशन। वहीं अगर हम बात सहेली की करें, जो कि एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि महिलाओं द्वारा यूज किया जाता है, एंड इसमें इट कंटेन्स नॉन एस्टेरॉयडल प्रिपरेशन, जो कि नॉन एस्टेरॉयडल प्रिपरेशन शामिल है। इट इज़ वंस अ बिग पिल, एंड सहेली को वंस अ बिग पिल के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सहेली, वंस अ बिग पिल, वंस अ बिग पिल्स, तो सहेली के लिए वंस अ बिग पिल्स भी कहा जाता है सहेली को। ठीक है, एंड इट कंटेन्स नॉन एस्टेरॉयडल, ठीक है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। एंड सहेली की विशेषता ये है कि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, एंड इसका कंट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्रोजेस्टेरोन alone or in combination with estrogen can also be used by females as injection or implants under the skin। कहता है प्रोजेस्टेरोन का अकेले या फिर एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन के साथ भी इस फीमेल द्वारा यूज किया जा सकता है इंजेक्शन के रूप में और इम्प्लांट के रूप में अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, एंड इनका जो काम करने का तरीका बिल्कुल पिल्स की तरीके के तरह ही होता है, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत ज़्यादा समय तक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आइड विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, and they can be used to avoid possible pregnancy during rape और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। यानी जो रेप या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है उसके दौरान उसके लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जा सकता है,
एंड ये 72 आवर्स के विदिन होना चाहिए। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द फीमेल या फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, यानी किसी फर्दर और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए आप सर्जिकल मेथड का यूज किया जा सकता है। एंड इसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन, जो कि मेल और फीमेल पार्टनर के लिए यूज किया जा सकता है। एंड इसके दो तरीके होते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी मेल के लिए, एंड यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस होता है उसे काट दिया जाता है एंड उसे बांध दिया जाता है। वहीं ट्यूबेक्टोमी में जो फिलोपियन ट्यूब होता है फीमेल महिला के लिए यूज होता है एंड इसमें फिलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। कहते हैं जो सर्जिकल इंटरवेंशन है एक गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है एंड इस तरीके से ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड फीमेल इन ट्यूबेक्टोमी। तो ये जो स्टेरिलाइजेशन का ये जो तरीका होता है अगर मेल के लिए यूज हुआ तो इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, वेसेक्टोमी। और अगर ये फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है तो इसे ट्यूबेक्टोमी टर्म दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी। इन वेसेक्टोमी एक स्मॉल पार्ट जो है वास डिफरेंस का को रिमूव किया जाता है और टाई कर दिया जाता है टू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। वेयरएज इन ट्यूबेक्टोमी एंड वहीं जो ट्यूबेक्टोमी में जो स्मॉल पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का उसे रिमूव कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। कहते ये जो टेक्निक है स्टेरिलाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन एक बार ये जो टेक्निक यूज कर लिया जाता है तो फिर इसकी रिवर्सिबिलिटी जो वो बहुत पुअर होता है। इट नीड्स टू बी एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विथ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। तो ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत होता है एंड किस तरीके का आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वी शुड ऑलवेज बी टेकन इन एंड इन सब चीज़ों को जब भी चूज करें तो ये किसी प्रकार के जो मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं क्वालिफाइड, उनका सलाह बहुत ज़रूरी हो जाता है। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy। कहता है कि ये जो कंसेप्शन का ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में कॉन्ट्रासेप्टिव का ये जो डिफरेंट तरीका है इसका रेगुलर यूज करना ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नहीं बताता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि जो क्या बोल सकते हैं जो प्रेगनेंसी जो उसको जो फोर्स किया जाता है ताकि एक डिले या फिर स्पेस प्रेगनेंसी हो ड्यू टू पर्सनल रीजन, किसी प्रकार के पर्सनल रीजन से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए के रूप में इसका यूज किया जाता है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हालांकि कोई डाउट नहीं है कि ये जो इन तरीकों का जो वाइड स्प्रेड यूज हुआ है ये इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है ये चेकिंग करने में अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अनकंट्रोल ग्रोथ को। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर थो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। लेकिन ये जो डिफरेंट तरीके के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसके साइड इफ़ेक्ट भी है एंड इसके कारण नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारियां भी हो जाती है जो कि थो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेट्स टॉक MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called MTP।
तो MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये होता ये है कि इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का वॉलंटरी टर्मिनेशन करना, इससे पहले कि वो फुल टर्म हो, उससे पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है इस तरीके में, और इसे इंड्यूस एबॉर्शन भी कहा जाता है। एबॉर्शन नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड which about 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year। एक साल में जितने भी जो प्रेगनेंसी कंसीव किया जाता है उसका 1 से 1/5 भाग टोटल प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करा दिया जाता है। एंड इट इज़ 45 से 50 मिलियन एक साल में एमटीपी कराया जाता है, एक डाटा है एंड इट शुड बी मेमोराइज्ड। 45 से 50 मिलियन एमटीपी इन अ ईयर, एमटीपी इन एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी किया जाता है, यानी एबॉर्शन, जो कि 1/5 है जितना भी प्रेगनेंसी कंसीव किया जाता है, जितना भी प्रेगनेंसी होता है उसका 1/5 एबॉर्शन करा दिया जाता है। Whether to achieve accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971, लेकिन इंडिया में अबॉर्शन को एक लीगलाइज कर दिया गया 1971 में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे भी हैं जो MTP को लीगलाइज नहीं करते हैं, वो क्योंकि इसमें इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होता है। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. Why MTP? MTP ही क्यों? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy. MTP का यूज इसलिए किया जाता ताकि जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसे रोका जा सके, उससे छुटकारा पाया जा सके। आइदर अब ये किसी भी कारण हो सकता है, ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ड्यूरिंग क्वार्टर्स ऑफ रेप। अब MTP इसीलिए भी कराना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने की वजह से जैसे कंडीशन में कराया जा सकता है। MTPs आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। मतलब MTP जो है उस टाइम और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब प्रेगनेंसी के कारण या तो मदर का या फिर बच्चे का मौत हो सकता है। MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन MTP को वहीं सेफ माना जाता है पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी का 12 वीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, वहीं सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है उसके दौरान एबॉर्शन करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। लेकिन एक ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि जो ज़्यादातर जो MTPs है वो इलीगली परफॉर्म किया जाता है और वो भी बिना किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के प्रेजेंस में, जो कि बहुत ज़्यादा अनसेफ हो सकता है। और यही नहीं, ये बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है, दे कैन बच्चा मर भी सकता है। Another dangerous trend is the misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child। और अनदर जो डेंजरस जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो ये एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज करना, जिसका यूज़ करके लोग बच्चे का सेक्स पता कर लेते कि चाइल्ड जो है मेल है या फीमेल है, एंड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल। और वहीं अगर बच्चा अगर फीमेल होता है, इट इज़ फॉलोड बाय MTP, तो उसे MTP या फिर एबॉर्शन करा दिया जाता है उस कंडीशन में। दिस इज टोटली अगेंस्ट दी व्हाट इज़ लीगल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है कि जो लीगल था। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। एंड इस तरह के जो प्रैक्टिसेस लोग यूज करते हैं ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है बच्चे के लिए और माँ के लिए।
Effective counseling on the train need to avoid unprotected coitus and risk factor involved in the illegal abortion, as well as providing more health care. But these facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. STDI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STD या सेक्सुअल एंड इसे वेनरल डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI भी कहा जाता है। एंड इसके अंतर्गत गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लाइमिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स the most discussed infection in the recent year HIV leading to AIDS are some of the common STIs। तो जो डिफरेंट तरीके के जो STI है उनमें जो इम्पोर्टेंट है that is gonorrhea, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, सिफिलिस की बात कर चुके थे। हेपेटाइटिस बी एंड द लास्ट वन एड्स, जो कि HIV के कारण होता है। Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 8। इन सभी में जो डिफरेंट तरीके के STD हैं या फिर जिसे विनरल डिजीज़ आप कहते हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो HIV इन्फेक्शन है, जिसे चैप्टर 8 में डिस्कस किया जाएगा। Some of these disease infection like HIV and hepatitis B can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument etc. with infected person. If transfusion of blood or from an infected mother to with infected person, from an infected mother to the fetus too। तो इन सभी में जो हेपेटाइटिस बी है या फिर HIV है वो और भी तरीके हैं जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे कि ऐसा नीडल या फिर यूज करना, जो इन्फेक्टेड था उसका यूज करना, या फिर अगर एक मदर इन्फेक्टेड है तो उससे बच्चे में भी फैल सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। कहते हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स एंड HIV। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका कहना है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, एंड HIV ये ऐसे इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो सकते, नॉट क्यूरेबल डिजीज। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV। अदर डिजीज आर कम्प्लीटली, वहीं बाकी जो जितने भी डिजीज है वो क्योर हो सकता है इफ डिटेक्टेड ईयरली। ये तभी ठीक होगा जब इसका पता बहुत पहले चले, शुरुआत के टाइम में ही चल जाए, एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो। ईयरली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड्स ईचिंग। जो ईयरली सिम्टम होता है ज़्यादातर ऐसे जो बीमारियाँ हैं उसमें माइनर होता है, जिसमें ईचिंग होता है, ईचिंग शामिल होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन होना, स्वेलिंग, ये इसके सिम्टम हैं इन द जीनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन बी asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the earlier stage of the infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from growing from timely detection and proper treatment. This could lead to complication later, which includes pelvic inflammatory disease (PID), pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies,
infertility, or even cancer of the reproductive tract. STI are a major threat to healthy society. कहता है ये जो STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. Though all persons are vulnerable to this infection, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 से 24 साल, 15 to 24 years, the age group to which you also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free from this infection by avoiding the simple principle given below. कहता है कि हालांकि ये जो बीमारियां हैं, ये जो इन्फेक्शन है, वो जिंदगी मतलब पूरे एज ग्रुप के लोगों में रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर 15 से 24 साल के जो लोग हैं, जो युवा हैं, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है. और ये वही एज है जिसमें आप भी बिलोंग करते हैं. लेकिन यहाँ पे पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एज का रोकथाम, प्रिवेंशन जो है पॉसिबल है, इसका रोकथाम पॉसिबल है. इसके लिए हमें कुछ स्टेप, कुछ प्रिंसिपल का यूज करना होगा. पहला नंबर, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर. तो इसके लिए जो भी अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना होगा. सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर, और क्वार्टर्स के दौरान हमेशा कॉन्डोम यूज़ करना होगा. इन केस ऑफ डॉट, अगर किसी प्रकार का आपको डॉट हो, वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर ईयरली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ इन्फेक्शन. एंड अगर किसी प्रकार का डॉट हो तो तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए, ताकि वो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट दे सके अगर इन्फेक्शन हो तो. लेट्स टॉक इनफर्टिलिटी. अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. कहता है अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम इनफर्टिलिटी की बात ना करें तो ये पूरा डिस्कशन ही बेकार है. लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर infertile. That is, they are unable to reproduce child in spite of unprotected sexual coagulation. कहता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में कपल्स ऐसे हैं पूरे दुनिया भर में, इंडिया के भी, जो इनफर्टाइल है, यानी जो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं. इवन दो दे आर अनप्रोटेक्टेड, सेक्सुअल कोहैबिलेशन हो रहा होता फिर भी. द रीज़न फॉर दिस कुड बी, अब इसके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या फिर इवन साइकोलॉजिकल. अगर हम इंडिया में बात करें, इन इंडिया ऑफ्टन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस बट मोर ऑफ्टन दैन नॉट. क्या बोल गया कंसेप्ट. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादा टाइम में महिला को ही इसके लिए ब्लेम किया जाता है अगर चाइल्डलेस, अगर बच्चा नहीं हो तो. बट मोर ऑफ्टन दैन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो बच्चा नहीं हो पाता है, इसका रीज़न, इसका कारण मेल पार्टनर यानी पुरुष में ही होता है. प्रॉब्लम पुरुष में ही होता है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder enables discover to have children. तो कहा जाता है कि ट्रीटमेंट का यूज करके, करेक्टिव ट्रीटमेंट का यूज करके इस तरीके के जो डिसऑर्डर है इससे कपल बच सकते हैं. एंड दे हैव टू बी चिल्ड्रन, उनके पास वो भी माता पिता बन सकते हैं, यानी संतान को जन्म दे सकते हैं. However, where such correction are not possible, the couples could be assisted to have children through certain specialized techniques commonly known as assisted reproductive technology (IART). लेकिन कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जिनका करेक्शन नहीं पॉसिबल है, तो ऐसे लोग को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है. उनके लिए भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जिसका वो यूज करके माता पिता बन सकते हैं. एंड डेट इज़ नोन एज ART, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी.
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जहाँ पे फर्टिलाइजेशन शरीर और शरीर के बाहर हो रहा होता है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही कंडीशन होता है जैसे कि शरीर में होता है. फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर ET is one such method. In this method, popularly known as test tube baby program, over from the male a wife या फिर डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर आर जिसको कलेक्ट किया जाता है एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट, और उसे इंड्यूस किया जाता है ताकि वो जाइगोट फॉर्म कर सके अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी. द जाइगोट और ईयरली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोपियन ट्यूब, जिसे बाद में फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. जिप्ट जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर and embryo with more than 8 blastomere into the uterus IUT intrauterine transfer to complete its further development, जहाँ पर उसका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो हो पाता है. इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT to complete its further development. Embryo formed by in vitro fertilization and fusion of gamete with the female also could be used for such transfer to assist those females who can't conceive. क्या बोल के मैं भाई कंसेप्ट कि आल्सो यूज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बाय IVF इन विवो फर्टिलाइजेशन का यूज किया जा सकता है. ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, the transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube gift gamete intrafallopian transfer of another female who can't produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development in another method attempted. तथा गिफ्ट गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र में ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि किसी डोनर से लिया जाता है, उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर कि जो महिला होता है वो गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा होता ऐसे लोगों के लिए, बट कैन प्रोवाइड, लेकिन वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन ICSI, ये भी एक अनदर स्पेशलाइज प्रोसीड्यूर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, जहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म किया जाता है इन द लेबोरेटरी इन बीच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, जहाँ पे कि स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है लेबोरेटरी में. इनफर्टिलिटीज केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, कहता इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द ejaculate could be corrected by artificial insemination technique. तो AI डेट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ तब किया जाता है जब जो पुरुष से जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा होता है, या फिर फीमेल ड्यू टू इंसेमिनेट फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा होता है, या फिर वैसे कंडीशन में भी जब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाता है. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, and इसे कहा जाता है IUI intrauterine insemination of the female. How options are many. All these techniques require extremely high precision handling by a specialized professional and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrents in the adoption of these methods. Since the ultimate aim of this procedure is to have children, in India we have so many often and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permits legal adoption, and it is as yet one of the best method for couples looking for parenthood. कहता है कि हालांकि ये जो डिफरेंट तरीके थे जिससे एक कपल जो माता पिता नहीं बन रहा है उन्हें माता पिता बनाया जा सकता है,
लेकिन इन सभी से बढ़ के है, अगर वो अभी भी उनके दिल में चाहत होता है अगर माता पिता बनने के लिए, तो दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। वो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं अनाथालय से। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अगर उन्हें एक सही देखभाल नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसे कपल जो कि माता पिता बनने के लिए सोच रहे हैं बट दे आर अनेबल टू डू डैट, तो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं एंड अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड हेयर द चैप्टर एंडेड। थैंक्स फॉर बी विथ मी, सी यू सून। एंड आफ्टर अ वीक रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़रूरी है। सैटरडे को रिपोर्ट कार्ड अब हमेशा बनेगा ही बनेगा। लेट्स स्टार्ट अ सीरियस जर्नी, अ पाथ टू एम्स दिल्ली। अभी तक क्या हुआ दैट्स डजंट मैटर, बट आगे के टाइम में क्या होने वाला है दैट्स मैटर। नेवर, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। स्टार्ट द न्यू जर्नी with full energy.